Hello students, a very good morning to all of you and I hope all of you are safe, healthy and happy at your home. So students, in our previous video we discussed about the first chapter of book first. हमने कल फर्स्ट चैप्टर डिस्कस किया था and today we will revise the second chapter that is origin of earth. बेटा कोई भी आप क्लास अटेंड करते हैं so you have to be attentive. आप अटेंटिव होकर के सुनिए कि टीचर क्या आपको कौन सा टॉपिक एक्सप्लेन कर रहे हैं और उसमें क्या बोला जा रहा है, क्योंकि एक बार मैंने आपको पहले भी कहा था कि अगर ज्योग्राफी इज अ सब्जेक्ट कि अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है, एक कॉन्सेप्ट आपको बताया जाता है, अगर वो कॉन्सेप्ट आपको क्लियर है तो आप फिर अपने आप से भी आंसर्स लिख सकते हैं. सो जितने भी टॉपिक्स यहाँ पर एक्सप्लेन करे जाते हैं आप उनको ध्यान से सुनिए ताकि यू विल राइट इन योर ऑन वर्ड्स, कि आपको उसको बार बार मेमोराइज करने की जरूरत ना पड़े, है ना, उसको बार बार रटने की जरूरत ना पड़े. सो इसलिए आप उन्हें अच्छे से रिवाइज करिए, इसलिए आप अच्छे से उन्हें समझिए पहले, देन यू विल राइट इन योर ऑन वर्ड्स, सो यू विल गेट द फुल मार्क्स. सो आप अपने ऑन वर्ड्स में भी अगर उसी कॉन्सेप्ट को लिखेंगे एंड दैट विल बी द करेक्ट, सो यू विल गेट द मार्क्स. ओके, सो चैप्टर सेकंड के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो डिस्कस करेंगे, उसके साथ में ये भी देखेंगे कि कौन से किस टाइप के क्वेश्चन है वो कौन से टॉपिक में से बनते हैं. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. सो इस चैप्टर में हम ओरिजिन ऑफ अर्थ, कि अर्थ का ओरिजिन कैसे हुआ वो पढ़ेंगे. बेसिकली हम ये नहीं पढ़ रहे कि कहां पर फॉरेस्ट है, कहां पर मिनरल है, वो सेकेंडरी थिंग है. सबसे पहले कि अर्थ बनी कैसे. तो ओरिजिन ऑफ अर्थ में कुछ थ्योरीज हैं. सो सम वर डिफाइंड एज द अर्लियर थ्योरीज. कुछ पहले की थ्योरीज है जो हाइपोथेसिस बोलते हैं, मीन्स जिनके पीछे कोई साइंटिफिक रीजन है वो नहीं होता है, बट एक हाइपोथेटिकल जो बिलीफ है उसके बेसिस पर ये थ्योरीज दी जाती है. ओके, सो अर्ली थ्योरीज में सबसे फेमस है एक जर्मन फिलोसफर थे इमैनुएल कांट एंड एक मैथमेटिशियन थे लैपलास. ओके, सो इमैनुएल कांट एंड लैपलास ने एक नेबुलर हाइपोथेसिस नाम की एक थ्योरी दी थी 1796 में. नेबुलर हाइपोथेसिस में इन्होंने कहा था कि जब ओरिजिन नहीं हुआ था प्लैनेट्स का एंड अर्थ का, तब एक सन था स्टार एंड उसके चारों ओर गैसियस क्लाउड थे. ओके, सो सन के चारों ओर गैसियस क्लाउड्स हैं, वो रिवॉल्व कर रहे हैं, इन्हें कहा गया था नेबुला. इन गैसियस क्लाउड को कहा गया नेबुला. अब नेबुला के कंडेंसेशन की वजह से प्लैनेट्स बने हैं. मतलब अर्थ कैसे बनी है, ये जो गैसियस डिफरेंट फॉर्म है इनका कंडेंसेशन हो गया एंड ये सॉलिड बॉडीज बन गई एंड उसके बाद में ये प्लैनेट्स बन गए, जैसे कि अर्थ का ओरिजिन हो गया. सो सबसे फर्स्ट अर्लियर थ्योरी में आता है नेबुलर हाइपोथेसिस. किसने दी थी? इमैनुएल कांट एंड लैपलास ने 1796 में. क्या कहा गया था कि सन के चारों ओर एक गैसियस क्लाउड घूम रहा है जिसे हम नेबुला कहते हैं एंड उसी का कंडेंसेशन होने से अर्थ की ओरिजिन हुआ है, अर्थ की फॉर्मेशन हुई है, प्लैनेट्स का फॉर्मेशन हुआ है. ओके, 90s में चैम्बरलिन एंड मोल्टन, इन्होंने एक और अर्ली थ्योरी दी जिसे हम वॉन्डरिंग स्टार थ्योरी कहते हैं. वॉन्डरिंग मतलब घूमता हुआ तारा. एक सन हम स्टार था पहले, सन स्टार हमने मान लिया, एक वॉन्डरिंग स्टार इसके पास में आया, वॉन्डरिंग स्टार. ठीक है, वॉन्डरिंग स्टार के पास में आया. अब इस वॉन्डरिंग स्टार के ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से सन का कुछ पार्ट सन से अलग हो गया एंड ये सिगार शेप का था. ये बताया भी गया उस थ्योरी में कि इसकी शेप कैसी थी, सिगार की तरह थी. ठीक है, सो वॉन्डरिंग स्टार में कुछ नहीं, आपको पता है वॉन्डरिंग का मतलब घूमता हुआ, घूमना होता है. सो घूमता हुआ तारा एक इसके पास में आया. अब उसका ग्रेविटेशनल फोर्स इतना ज्यादा था कि उसने सन का कुछ पोर्शन है उसको अलग कर दिया सन से एंड वो किस शेप का था, सिगार शेप का. अब धीरे धीरे ये जो सिगार शेप का पार्ट था सन का, ये इसके चारों ओर रिवॉल्व करने लगा एंड धीरे धीरे इसके ब्रेक डाउन होने की वजह से प्लैनेट बन गए. मीन्स सन के ही टूटने से और डिफरेंट प्लैनेट्स बने. ये वॉन्डरिंग स्टार में कहा गया. रिस्पॉन्सिबल कौन है इसके लिए? वॉन्डरिंग स्टार. वॉन्डरिंग स्टार का ग्रेविटेशनल फोर्स इसके लिए रिस्पॉन्सिबल. ओके, और इसको चैम्बरलिन एंड मोल्टन को सपोर्ट करा था जेम्स जीन्स ने एंड हार्लॉर्ड जेफरी ने. जेम्स जीन्स एंड हार्लॉर्ड जेफरी 1 मार्क्स में पूछे जा सकते हैं, अदरवाइज इनकी थ्योरीज नहीं है.
थ्योरीज इनकी है वॉन्डरिंग स्टार की एंड इनकी नेबुलर हाइपोथेसिस की। अब तक अर्ली थ्योरी में हमने दो ही पढ़ी। ओके, उसके बाद में एक बाइनरी थ्योरी भी आई। बाइनरी थ्योरी में कहा गया कि कंपेनियन स्टार सन के साथ ही था हमेशा से, कि सन है और उसके साथ में एक इसका कंपेनियन स्टार है, एक साथी है इसका, वो इसके साथ में, यानी कि टू स्टार के बारे में। बाइनरी का मतलब टू ही होता है कि बाइनरी स्टार दो स्टार है, एक तो सन है, एक दूसरा स्टार है, और दूसरे स्टार के टूटने से प्लैनेट बने हैं। इसमें कहा था वॉन्डरिंग स्टार आया था, उसने ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से, कौन सी थ्योरी की बात कर रहे हैं हम, वॉन्डरिंग स्टार थ्योरी की बात कर रहे हैं, कि सन का जो पोर्शन था वो अलग हो गया। जबकि कंपेनियन स्टार में कहा गया कि कंपेनियन स्टार के टूटने से ही डिफरेंट प्लैनेट बने। ओके, 1950s में ओटो श्मिड जो कि एक रशियन थे एंड कार्ल वाइजास्कर जो कि एक जर्मन थे। ओके, सो एक रशियन ओटो श्मिड एंड जर्मन कार्ल वाइजास्कर, इन्होंने कहा कि सन के चारों ओर जो गैसेस का क्लाउड है दैट इज मेड अप ऑफ हाइड्रोजन हीलियम। इन्होंने कहा ये हाइड्रोजन हीलियम एंड डस्ट पार्टिकल से बना है, जिनमें कॉलिजन हुआ, फ्रिक्शन हुआ, कॉलिजन फ्रिक्शन हुआ एंड कंडेंसेशन हुआ, कूलिंग डाउन, उसकी वजह से बन गए प्लैनेट्स। ओके, सो इनकी थ्योरीज कुछ नेबुलर हाइपोथेसिस से मिलती जुलती है कि गैसियस क्लाउड घूम रहा है, लेकिन वो किससे बना है, हाइड्रोजन एंड हीलियम एंड डस्ट पार्टिकल से बना है, और उन्हीं में आपस में फ्रिक्शन एंड कॉलिजन होने की वजह से एंड उसके बाद में कंडेंसेशन होने की वजह से प्लैनेट्स बन गए। ओके, सो दीज आर द अर्लियर थ्योरी। अब आपको क्लियर हो गया होगा, नेबुलर हाइपोथेसिस में गैसियस क्लाउड की वजह से बने प्लैनेट, उसके बाद में वॉन्डरिंग स्टार में वॉन्डरिंग स्टार आया, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से सन का पार्ट अलग हो गया, उससे बने प्लैनेट। बाइनरी थ्योरी में एक कंपेनियन स्टार पहले से ही था और उसके टूटने से बने हैं प्लैनेट। एंड ओटो श्मिड एंड कार्ल वाइजास्कर ने जो थ्योरी दी थी उसमें कहा गया था कि हाइड्रोजन हीलियम एंड डस्ट पार्टिकल में कॉलिजन होने से एंड फ्रिक्शन होने से डिफरेंट प्लैनेट्स बने। ओके, अर्लियर थ्योरीज के बाद कुछ मॉडर्न थ्योरीज आई, जिसमें सबसे ज्यादा फेमस टू थ्योरीज है, बिग बैंग थ्योरी एंड स्टेडी स्टेट थ्योरी ऑफ ओएल्स। सो मॉडर्न थ्योरीज में ये कहा गया कि हमें ये पता लगाने की जरूरत नहीं है कि प्लैनेट्स की फॉर्मेशन या अर्थ की फॉर्मेशन कैसे हुई, बल्कि हम ये पता लगाते हैं कि यूनिवर्स कैसे बना। अगर हम यूनिवर्स के बारे में पता लगा लेते हैं कि यूनिवर्स कैसे बना, तो प्लैनेट्स या अर्थ कैसे बने हमें पता चल जाएगा। ओके, सो इफ वन ऑफ द मोस्ट फेमस स्टोरी फॉर फॉर्मेशन ऑफ फॉर ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स इज बिग बैंग थ्योरी, इसे एक्सपेंडिंग यूनिवर्स हाइपोथेसिस भी कहा जाता है। ओके, सो बिग बैंग थ्योरी में क्या कहा गया, हब्बल ने 1920 में दी थी ये थ्योरी। ओके, इन्होंने कहा था अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी देयर इज अ सिंगल एटम, एक सिंगल एटम है, उसका टेम्परेचर डेंसिटी इनफाइनाइट है, बहुत ज्यादा है। अब उसमें एक्सप्लोजन हो गया है एंड उसके जो टुकड़े हैं डिफरेंट, एक्सप्लोजन होने की वजह से जो उसके पार्ट्स थे उन्हीं से बना है यूनिवर्स। मीन्स यूनिवर्स की जो फॉर्मेशन है वो सिंगल एटम में एक्सप्लोजन की वजह से हुई है। ओके, एंड इन्होंने एक ये भी कहा कि जो हमारा यूनिवर्स है वो एक्सपैंड हो रहा है। और एग्जाम्पल के लिए जैसे आप एक बैलून है, बैलून में आप डॉट्स बनाइए, उसके बाद में जब बैलून को आप उसके बाद में जो बैलून है उसमें आप गैस फिल करेंगे, सो वो जो डॉट्स आपने बनाए हैं उनका डिस्टेंस दूर होता हुआ चला जाएगा। ऐसे ही हमारा यूनिवर्स भी एक्सपैंड कर रहा है। मीन्स आपने एक बैलून में पास पास बनाए थे डॉट्स, लेकिन जब आप उसमें एयर फिल करेंगे तो वो जो डॉट्स हैं वो दूर होते हुए चले जाएंगे जैसे जैसे एयर फिल होगी। ऐसे ही इन्होंने यही बताया था कि एक्सपैंड कर रहा है हमारा यूनिवर्स। किसने, एडविन हम्बल ने, जो 1920 में थ्योरी दी थी। ओके, सो बिग बैंग थ्योरी बिल्कुल सिंपल थ्योरी आता है, आप बिल्कुल सिंपल फॉर्म में उसको लिख सकते हैं कि एक सिंगल एटम से जो हमारा यूनिवर्स है उसकी फॉर्मेशन हुई है। ये एडविन हम्बल ने 1920 में थ्योरी दी थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि सिंगल एटम है, उसका टेम्परेचर डेंसिटी इतनी ज्यादा थी एंड उसमें टाइमली एक एक्सप्लोजन हुआ जिससे कि यूनिवर्स बना। एंड उसको एक्सप्लेन करने के लिए उन्होंने, क्योंकि बुक में दिया हुआ है कि जो बैलून का एग्जांपल लिया कि बैलून में अगर हम एयर फिल कर देते हैं तो बैलून में जो हमने डॉट्स बनाए हैं वो दूर होते हुए चले जाते हैं, लाइक दैट।
ठीक है, ऐसा एक डायग्राम आपके एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ है। जब आप चैप्टर रीड करेंगे तो उस डायग्राम को देखिएगा कि जो डॉट्स पास में है वो धीरे धीरे एक्सपैंड होते हुए चले जाते हैं। ओके, सेकेंड थ्योरी थी स्टेडी स्टेट थ्योरी ऑफ हॉयल्स। हॉयल्स ने कहा था कि हमारा यूनिवर्स एक्सपैंड नहीं हो रहा है, स्टेडी है वो, मीन्स वो पहले भी ऐसा ही था और अब भी एंड फ्यूचर में भी वो ऐसा ही रहेगा, उसका कोई भी एक्सपेंशन नहीं हो रहा है। मतलब बिग बैंग थ्योरी के अपोजिट थी, क्योंकि बिग बैंग थ्योरी में कहा गया था कि एक्सपैंड हो रहा है, जबकि इन्होंने कहा था एक्सपैंड नहीं हो रहा है। ठीक है, तो मॉडर्न थ्योरीज में मेनली बिग बैंग थ्योरी ही पूछी जाती है, और उसमें अगर आप सेकेंडली अगर मॉडर्न थ्योरी बोला जाता है तो सेकेंडली आपने बस यही लाइन लिखनी है कि हॉयल्स ने कहा था कि हमारा जो यूनिवर्स है वो स्टेडी है, मतलब उसमें कोई भी चेंजमेंट ना ही हुआ है और ना ही होगा, अभी प्रेजेंट में भी नहीं हो रहा है। ओके, क्लियर है? तो अर्लियर थ्योरी एंड मॉडर्न थ्योरी, आई थिंक आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अभी ओरिजिन ऑफ अर्थ की थ्योरीज हमने पढ़ी थी, उसके बाद में फॉर्मेशन ऑफ स्टार है, उनकी फॉर्मेशन कैसे हुई, उसके बारे में क्या थ्योरीज आई। स्टार की फॉर्मेशन 5 to 6 बिलियन ईयर्स अगो, एंड स्टार की फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल मीन्स दिस इज सन, एंड सन के चारों ओर आपको बताया गया कि गैशियस क्लाउड, जिसे हम नेबुला कहते हैं, एंड गैशियस क्लाउड में कहा गया कि हाइड्रोजन एंड हीलियम है। अब हाइड्रोजन एंड हीलियम है, इनके कंडेंस्ड होने से लम्स पड़ गए, लम्स बन गए, एंड लम्स की वजह से पैचेस हो गए। ओके, सो ये जो डिफरेंट पैचेस थे इन्होंने ही फॉर्म ले लिया स्टार्स का। ओके, तो हाइड्रोजन और हीलियम का कंडेंसेशन हुआ, इनके कूलिंग होने से लम्स या पैचेस बन गए और धीरे धीरे उन्होंने फॉर्म ले ली स्टार्स की। सो इस तरह से फॉर्मेशन हुई है स्टार्स की। सेकेंड आता है फॉर्मेशन ऑफ प्लैनेट्स। डिफरेंट प्लैनेट्स है वो कैसे बने, प्रोसेस ऑफ एक्रीशन। एक्रीशन मीन्स जिन एलिमेंट्स की डेंसिटी बहुत ज्यादा है वो इनर लेयर बना लेते हैं, कोर बना लेते हैं। तो डेंसिटी जिनकी ज्यादा होगी वो इकट्ठा होकर के कोर की फॉर्मेशन कर लेंगे, जैसे कि निकेल एंड आयरन। निकेल एंड आयरन ऐसे एलिमेंट है जिनकी डेंसिटी बहुत ज्यादा होती है, तो ये कोर में चले गए एंड उसके बाद में डिफरेंट लेयर्स बन गई। इसे कहा जाता है प्रोसेस ऑफ एक्रेशन। मीन्स जो एलिमेंट्स जिनका डेंसिटी ज्यादा थी वो इनर कोर में चले गए, उसके बाद में गैसेस के कंडेंसेशन होने से सॉलिड बॉडी की फॉर्म ले ली इन्होंने, इन लम्स ने। एंड जो सॉलिड बॉडीज थी ये बहुत ज्यादा थी, मतलब बहुत ज्यादा फैली हुई थी, स्मॉल बॉडीज थी। सो ये जो कंडेंसेशन हुआ या जो ये फॉर्मेशन हो रही थी कोर की, ये बहुत ज्यादा स्मॉल बॉडीज थी, बहुत ज्यादा फैली हुई थी स्मॉल बॉडीज। सो इन्हें कहा जाता है प्लैनेट्स सिनल। प्लैनेट्स सिनल कहा जाता है इन्हें, स्मॉल बॉडीज को जिन्होंने कोर की फॉर्मेशन करी थी, कोर की फॉर्मेशन करी थी, एंड उसके बाद में इनमें कॉलिजन ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से एंड मर्ज हो गई आपस में। सो ये स्मॉल बॉडी थी, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से मर्ज हो गई आपस में, एंड मर्ज होने के बाद में ये क्या बन गई, स्मॉल बॉडी से इन्होंने बिग फॉर्म ले लिया, बिग फॉर्म। तो क्या बन गई ये, प्लैनेट्स बन गए। ये डिफरेंट स्मॉल बॉडीज जो रिवॉल्व कर रही थी अब यूनिवर्स में, अब ये मर्ज होने लगी और इन्होंने फॉर्म ले लिया प्लैनेट्स का। सो ये बिग बॉडी, स्मॉल बॉडी से ये बिग बॉडी बन चुकी थी, सो स्मॉल बॉडी से ये लार्जर बॉडी बन चुकी थी, एंड उसकी वजह से ये क्या बन गए, प्लैनेट्स बन गए। ओके, सो सोलर सिस्टम पर बेस्ड एक क्वेश्चन आता है, टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स एंड जोवियन प्लैनेट्स में क्या डिफरेंस है या क्या है ये। सो मरकरी, वीनस, अर्थ एंड मार्स, ये जो फर्स्ट 4 प्लैनेट्स हैं इन्हें हम इनर प्लैनेट कहते हैं। ओके, एंड इनर प्लैनेट को हम टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स भी कहते हैं, क्योंकि इनकी जो रॉक्स एंड मेटल्स जो इनमें मिल रहे हैं वो किसकी तरह हैं, अर्थ की तरह है, इसलिए इन्हें टेरेस्ट्रियल प्लैनेट कहा जाता है। एंड इनमें जो मेटल्स होते हैं उनकी डेंसिटी ज्यादा होती है। ओके, एंड जो जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून, ये जो प्लैनेट है इन्हें हम आउटर प्लैनेट कहते हैं, एंड इन्हें जोवियन प्लैनेट भी कहा जाता है। जोवियन प्लैनेट इसलिए कहते हैं क्योंकि इनकी स्ट्रक्चर है वो जुपिटर की तरह है। और एक इनका कैरेक्टरिस्टिक ऑफ आउटर प्लैनेट इज कि इनका जो एटमॉस्फेयर होता है वो काफी थिक होता है। मीन्स एटमॉस्फेयर, ये जो गैसियस फॉर्म है यहाँ पर, वो आपको एक थिक लेयर में मिलती है। ओके, इन आउटर प्लैनेट्स में हाइड्रोजन एंड हीलियम आर द मेन गैसेस ऑफ देयर एटमॉस्फेयर। इनके एटमॉस्फेयर में हाइड्रोजन एंड हीलियम गैस मिलती है। ओके, तो सिंपल है ये, अगर
इसका डिफरेंस पूछा जाए कि इनर प्लैनेट है वो उन्हें टेरेस्ट्रियल प्लैनेट भी कहा जाता है क्योंकि वो अर्थ की तरह है, उनमें रॉक्स एंड उनमें जो मेटल्स हैं उनकी डेंसिटी बहुत ज्यादा है। जबकि जो जॉवियन प्लैनेट है उन्हें आउटर प्लैनेट कहते हैं क्योंकि उनका स्ट्रक्चर जॉवियन इसलिए कहते हैं क्योंकि उनका स्ट्रक्चर जुपिटर की तरह है एंड इनका जो एटमॉस्फेयर है वो बहुत ज्यादा थिक होता है और इनके एटमॉस्फेयर में हाइड्रोजन एंड हीलियम गैस मिलती है। ओके, सो प्लैनेट्स की फॉर्मेशन कब हुई? 4.6 बिलियन ईयर्स अगो एंड मून की फॉर्मेशन 4.4 बिलियन ईयर अगो। सो मून की फॉर्मेशन के लिए जो प्रोसेस है दैट इज बिग स्प्लैट एंड जाइंट इम्पैक्ट। बिग स्प्लैट एंड जाइंट इम्पैक्ट में कहा गया कि अर्थ के साथ में एक हेवनली बॉडी है उसका स्प्लैट हो जाता है, उसकी एक कॉलिजन हो जाता है, एक टक्कर हो जाती है जिसकी वजह से अर्थ का कुछ पार्ट अर्थ से अलग हो जाता है एंड ब्रेक हो जाता है। जो ब्रेक हुआ है दिस इज कॉल्ड द मून। इसे ही मून कहा गया कि मून है वो कहां से बना है, वो अर्थ का ही एक टुकड़ा है जो अर्थ से ही बना है एंड जो पार्ट जो अलग हुआ वहां पर बन गया पैसिफिक ओशन। ये कहा गया इस थ्योरी में कि मून है वो बिग स्प्लैट या जाइंट इम्पैक्ट की वजह से बना है। एक हेवनली बॉडी का कॉलिजन होता है अर्थ से और अर्थ का कुछ पीस अर्थ से अलग हो जाता है और उसके बाद में ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से वो अर्थ के ही चारों ओर चक्कर लगाने लग जाता है। दैट इज द मून। ये मून है और जिस प्लेस से ये टूटी है अर्थ यहाँ पर बन गया पैसिफिक ओशन। ओके, सो एवोल्यूशन ऑफ अर्थ। अब अर्थ बन गई है उसका एवोल्यूशन कैसे हुआ है डिफरेंट प्रोसेस में हम यहाँ पर पढ़ते हैं। लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर एंड हाइड्रोस्फीयर कैसे बना, तभी तो यहाँ पर लाइफ है वो पॉसिबल हो पाएगी। तो लिथोस्फीयर के लिए एक्रीशन प्रोसेस जो बताई गई थी कि जो हैवी एलिमेंट्स होते हैं जिनकी डेंसिटी ज्यादा होती है वो इनर कोर में चले जाते हैं, उसके बाद में और कम डेंसिटी के एंड उसके बाद में सबसे कम डेंसिटी के। तो इस तरह से लेयर बन गई है हमारी, क्या है, कोर, मेंटल एंड क्रस्ट। ओके, सो लिथोस्फीयर बन गया। लिथोस्फीयर बनने के बाद में एटमॉस्फेयर बना। एटमॉस्फेयर पहले हमने बोला है कि जो एटमॉस्फेयर था उसमें हाइड्रोजन एंड हीलियम दो ही टाइप की गैस थी, लेकिन जो सन है उसकी हीट की वजह से, सन विंड्स की वजह से, सोलर विंड्स की वजह से वो हाइड्रोजन और हीलियम है वो दूर होती हुई चली गई एंड डिफरेंट टाइप की गैसेस आ गई एटमॉस्फेयर में। ओके, एंड डी गैसिंग हुई मींस अर्थ के इंटीरियर में से वाटर वेपर्स या डिफरेंट टाइप की जो गैसेस है वो रिलीज होने लगी। जैसे वॉल्केनो इरप्शन हो रहा है उससे भी कुछ गैसेस है वो बाहर की तरफ आ रही है अर्थ से। सो इसे कहा गया डी गैसिंग एंड डी गैसिंग की प्रोसेस से क्या बना, एटमॉस्फेयर बना। लिथोस्फीयर बन गया, एटमॉस्फेयर बन गया। उसके बाद में हाइड्रोस्फीयर कहा जाता है कि एटमॉस्फेयर के बाद में जब डी गैसिंग हुई तो उसमें से वाटर वेपर भी जनरेट हुई। वाटर वेपर की वजह से वाटर साइकिल बनती हुई चली गई एंड ओशियंस है उनकी फॉर्मेशन 4 बिलियन ईयर्स अगो हुई। ओके, सो लिथोस्फीयर बनने के बाद में एटमॉस्फेयर बना एंड एटमॉस्फेयर बनने के बाद में हाइड्रोस्फीयर बना। सो अब यहां पर बन गया है बायोस्फीयर, क्योंकि लाइफ कब पॉसिबल है, तब एटमॉस्फेयर, लिथोस्फीयर एंड हाइड्रोस्फीयर तीनों होने चाहिए। तो यहां पर जब तीनों की फॉर्मेशन हुई तो लाइफ, जो लाइफ है उसका ओरिजिन हुआ 3.5 बिलियन ईयर अगो। ओके, सो इस तरह से हम देखते हैं कि कैसे प्लैनेट्स, स्टार्स, मून्स एंड उसके बाद में लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर एंड उसके बाद में लाइफ का ओरिजिन हुआ। ओके, so this is all the important topics of this chapter, so go through with the chapter and revise all the question you write in your fair notebook and watch the video carefully. Okay, अगर आपको एक बारे में कोई थ्योरी समझ में नहीं आ रही है तो आप वीडियो को दोबारा देख करके या बुक में से रीड करके उसको समझ सकते हैं। ओके, so do your studies regularly. Best of luck. Thank you.